हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन लाइट में एक बार पुनः स्वागत। साथियों, आज अपन शुरू करेंगे जो कक्षा 12 का संजीव डैश में जो चित्रकला विषय के जितने भी मॉडल पेपर हैं उसमें हम यहाँ पर इस चैनल पर आपको सॉल्व कराएंगे। और इसमें जो आपका पहला मॉडल पेपर है संजीव डैश में चित्रकला विषय का, जो यहाँ पर हम आज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसलिए आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहेगा। और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिए। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की, जिसमें आपका ये पेपर है जो आपके 24 अंक का रहने वाला है, जिसमें आपकी टाइम मिलेगा 3 घंटे और 15 मिनट में आपको ये पेपर करना है। जो आज के इस सेशन में हम इस पेपर की शुरुआत करते हैं, जिसमें पहला आएगा खंड है, जिसमें कुछ इस प्रकार आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। जिसमें पहले क्वेश्चन में आपके बहुवैकल्पिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म चित्र संबंधित है। तो महावीर का जो जन्म चित्र है वो आपके किससे संबंधित है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ये आपके कल्प सूत्र से संबंधित है। ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि मारू रंगीन रागिनी चित्र किस शैली का है। तो मारू रागिनी आपके वो चित्र है मुगल शैली, पहाड़ी शैली, राजस्थानी शैली। तो ये आपके राजस्थानी शैली का चित्र है। तो ऑप्शन स है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि दारा सिकों की बारात चित्र का चित्रकार कौन है। तो दारा सिकों की बारात में जो चित्र है वो उसका चित्रकार कौन है आपको बताना है। तो बसावन, हाजी मदानी, दसवंत विहिजात। तो इसमें जो आपका हाजी मदानी है जो इसका चित्रकार है, ऑप्शन बे है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि नौरसनामा किसकी कृति है। तो नौरसनामा आपको बताना है। तो कुतुब शाह, निजामुद्दीन औलिया, अली आदिल शाह द्वितीय और इब्राहिम द्वितीय। तो ये जो आप नौरसनामा कृति है वो इब्राहिम द्वितीय की है। तो ऑप्शन डे है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी चित्र शैली का प्रारंभ कहाँ से हुआ। तो पहाड़ी चित्र शैली का प्रारंभ आपके कहाँ से हुआ, तो इसको आपको बताना है। तो बसोली, गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर। तो इसमें आपके जो बसोली है उससे इस पहाड़ी चित्र शैली का प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है कि फट चित्र का संबंध किस राज्य से है। तो फट चित्र का संबंध आपके एमपी, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, इनमें से आपके जो ऑप्शन बे है राजस्थान, तो ये राइट आंसर रहेगा। जो फट चित्र का संबंध है वो राजस्थान से है। अगला क्वेश्चन कि गुलेर शैली के चित्रकार कौन है। तो गुलेर शैली के चित्रकार आपको बताने कौन है। तो इसमें नैन सुख, दसवंत, बसवान और विशन सिंह। तो नैन सुख है जो गुलेर चित्र शैली के चित्रकार है। ऑप्शन ए है जो इसका राइट आंसर रहेगा। तो साथियों, इस प्रकार थे आपके ऑप्शनल टाइप के क्वेश्चन जो यहाँ पर आपके संजीव डेस्क में दर्शाए गए थे, जिनको हमने यहाँ पर अच्छे से सॉल्व किया। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दिए गए जिनकी आपको यहाँ पर अच्छे से पूर्ति करनी है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि चौगान खिलाड़ी चित्र है। तो ये आपके चौगान खिलाड़ी चित्र है वो आपके जोधपुर शैली का चित्र है। जो ऑप्शन यहाँ पर भरा जाएगा विकल्प में कि रिक्त स्थान में जोधपुर शैली, यहाँ हमने उत्तर में दर्शाया। आप पीडीएफ में अच्छे से टेलीग्राम ग्रुप में जाकर ज्वाइन करके देख सकते हैं। और दूसरा है कि रजमनामा आप किसका फारसी अनुवाद है। तो रजमनामा आपके महाभारत का फारसी अनुवाद है। तीसरा है कि भूखा बंगाल चित्रो प्रसाद की प्रसिद्ध कृति है। तो यहाँ पर चित्रो प्रसाद है जिसके द्वारा लिखित भूखा बंगाल ये एक प्रमुख कृति है जो किसकी है, आपके चित्रो प्रसाद। अगला क्वेश्चन है कि मधुबनी पेंटिंग्स का संबंध किस राज्य से है। तो मधुबनी पेंटिंग्स का संबंध आपके बिहार राज्य से है, जो यहाँ पर भरा जाएगा बिहार। अगला क्वेश्चन है कि अभिसारिका नायिका का चित्र है। तो अभिसारिका आपके कागड़ा शैली का जो चित्र है, यहाँ पर कागड़ा शैली भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में लिखिए। तो यहाँ पर आपके अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनके उत्तर आपको एक पंक्ति में लिखनी है। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि बसली क्या है। तो बसली परतदार हस्त निर्मित कागज था जिस पर चित्र बनाए जाते थे। तो ये यहाँ पर आपका बसली का भावार्थ है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि रसिक पिजा नामक ग्रंथ किसने लिखा। तो रसिक पिजा आपके केशव दास ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है कि तंबूरा बजाते सुल्तान आदिल शाह द्वितीय किसने चित्रित किया। तो तंबूरा बजाते हुए जो सुल्तान आदिल शाह का जो चित्र है वो आपके फारूक बेग ने चित्रित किया था। तो यहाँ पर फारूक बेग राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि योगिनी क्या है। तो योगिनी आपके दक्षिणी चित्रकला शैली का योग में विश्वास रखने वाली एक स्वयं चित्रकला है। तो यहाँ पर आपको ये
आंसर लिखना है। अगला क्वेश्चन है कि नैनसुख किस राजा के दरबारी चित्रकार थे? तो नैनसुख आपके राजा बलवंत सिंह के दरबारी कवि थे, तो यहाँ पर आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप 1890 का गठन कब किया गया? तो ग्रुप 1890 का गठन आपके सन 1963 में किया गया। और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ग्रुप जो 1890 है वो क्या है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहाड़ी शैली के मुख्य अध्येता कौन है? तो पहाड़ी शैली के मुख्य अध्येता आपके BN गोस्वामी हैं, तो ये यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। अगला साथियों हमारा शुरू होता है खंड व, जिसमें आपके लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी आपको शब्द सीमा है वो 40 शब्द रखनी है। 40 शब्दों में अपना उत्तर लिखना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि पश्चिमी भारत में जैन चित्रकला ने किससे प्रेरणा प्राप्त की है? तो जैन चित्रकला जो पश्चिमी भारत में विद्यमान है उसने जो प्रेरणा है वो किससे प्राप्त की है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि पश्चिमी भारत में जैन चित्रकला ने शास्त्र दान की परंपरा से प्रेरणा प्राप्त की है। शास्त्र दान की परंपरा जैन समुदाय के प्रसिद्ध जैन समुदाय में प्रसिद्ध थी, जहाँ जैन शास्त्रों के उदाहरणों से मुक्त सचित्र पांडुलिपि को मठों की लाइब्रेरी में दान करना एक परोपकारी कृत्य माना जाता था। अगला क्वेश्चन है कि निमतनामा क्या है? तो निमतनामा आपकी एक पुस्तक है जिसमें सल्तनत चित्रकला शैली के चित्र हैं। इस पुस्तक में चित्रित चित्र इस शैली का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व करने वाले उदाहरण हैं, जिन्हें मांडू में चित्रित किया गया था। इन चित्रों में स्वदेशी शैलियों के साथ फारसी शैली की विशेषताओं का मिश्रण हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि राजा रवि वर्मा के चित्र के मुख्य विषय लिखिए। तो राजा रवि वर्मा ने भारतीय पौराणिक, धार्मिक व महाकाव्यों की अभिव्यक्ति पाश्चात्य शैली में की। उन्होंने अन्य अनेक विषयों पर भी चित्र बनाए। उनके प्रमुख चित्रों में रावण और जटायु, भीष्म, प्रतिज्ञा, समुद्र का मानमर्दन करते हुए राम, द्रौपदी, शकुंतला, यशोदा और कृष्ण आदि है। अगला क्वेश्चन है कि कंपनी शैली के प्रमुख विषय क्या रहे हैं? तो कंपनी शैली के आपके जो प्रमुख विषय हैं वो इस प्रकार हैं कि इस शैली के चित्रों के प्रमुख विषय भारतीय परिदृश्य, पर्वत, नदी, जंगल, समुद्र आदि तथा लोक जीवन से जुड़े विषय हैं, जैसे उत्सव, पोशाकें, आभूषण, पुरातात्विक स्थल आदि रहे। कंपनी शैली में चित्रों में स्थानीय कलाकारों ने अपने आसपास की जीवन शैली को भी चित्रित किया है। तो कंपनी शैली में जो लोक जीवन और आसपास के वातावरण को चित्रित किया गया था वो आपको यहाँ पर लिखना है। और अगला क्वेश्चन है कि दक्षिणी शैली के चित्रों के विषय क्या थे? तो दक्षिणी शैली के जो चित्र हैं उनके लोकप्रिय विषय निम्न प्रकार थे, जिसमें पहला विषय मानवीकृत का चित्रण और ऐतिहासिक एवं धार्मिक आकृतियों का चित्रण एवं प्रस्तुतिकरण, शासकों के दरबारों का चित्रण, घने संयोजन के चित्रों के पर्णीय के वातावरण का चित्रण तथा पेड़ पौधे एवं पक्षियों एवं जानवरों का चित्रण। तो ये आपके दक्षिणी शैली के जो प्रमुख चित्र थे उनके विषय थे। अगला क्वेश्चन था कि दक्षिणी शैली में चित्रित ग्रंथों के नाम लिखिए। तो दक्षिणी शैली में चित्रित प्रमुख ग्रंथों के नाम इस प्रकार है, जिसमें पहला ग्रंथ है कि तारीफ ए हुसैन शाही। तो आपको याद रखना है कि दक्षिणी शैली के जो प्रमुख ग्रंथ है वो अच्छे से याद रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। जिसमें पहला है तारीफ ए हुसैन शाही, दूसरा है नुजूम उल उल्लुक उलूम, और तीसरा है रागमाला, और चौथा है दीवान ए हाफिज। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है साथियों कि आपके सामने कलकत्ता समूह पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखी है। तो कलकत्ता समूह पर आपको संक्षिप्त में टिप्पणी लिखनी है, जिसमें अपन यहाँ पर इस प्रकार लिखेंगे कि कलकत्ता समूह 1943 में मूर्तिकार प्रदोष दास गुप्ता के नेतृत्व में कलकत्ता समूह का गठन किया गया। तो आपको यहाँ पर याद रखना है कि कलकत्ता समूह का गठन कब तथा किसके नेतृत्व में किया गया? तो 1943 में मूर्तिकार थे आपके प्रदोष दास गुप्ता, उनके नेतृत्व में कलकत्ता समूह का गठन किया गया था, जिसमें कुछ युवा कलाकार थे जैसे निरोध मजूमदार, प्रति परितोष सेन, गोपाल घोष और रथिन मोइत्रा आदि शामिल थे। ये समूह ऐसी कला में विश्वास करता था जो सार्वभौमिक चरित्र की थी और पुराने मूल्यों से मुक्त थी। तो यहाँ पर आपको याद रखना कि जो ये कलकत्ता समूह है 1943 में आपके मूर्तिदास प्रदोष दास गुप्ता के नेतृत्व में बनाया गया था, और इसमें जो आपके युवा मूर्तिकार शामिल थे जैसे भी निरोध मजूमदार, परितोष सेन, गोपाल घोष और रथिन मोइत्रा आदि शामिल थे। और ये एक समूह ऐसी कला में विश्वास रखता था जो सार्वभौमिक चरित्र की भी थी और पुराने मूल्यों से मुक्त थी। तो ये सार्वभौमिक यथार्थवाद में विश्वास रखने वाला समूह था। अगला क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर की कला से आप क्या समझते हैं? तो रविंद्रनाथ टैगोर की कविताएं लिखते समय अक्सर डूडल जैसे प्रतिमान बनाते थे। तो रविंद्रनाथ अक्सर
कविताएं और लिखते समय डूडल जैसे प्रतिमान बनाते थे। और इस प्रकार उन्होंने एक विशेष शैली विकसित की जिसमें कुछ मानवीय चेहरे और परिदृश्य उनकी कविताओं के साथ मनोरम रूप में दिखाई देते हैं। वे प्राय अपनी चित्रकला में पहाड़ी और मुगल लघु चित्रों के साथ साथ अजंता के विकसित चित्रों से प्रेरणा लेते थे। अगला क्वेश्चन है कि टेराकोटा की मूर्तियां भारत में किन किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं। तो टेराकोटा की मूर्तियां आपके मणिपुर, असम, कच्छ, उत्तर भारत की पहाड़ियां, तमिलनाडु, गंगा का मैदान, मध्य भारत आदि भारत के लगभग सभी क्षेत्रों के लोगों के द्वारा टेराकोटा की अलग अलग प्रकार की मूर्तियां बनाई जाती हैं। तो आपको यहाँ पर टेराकोटा की जो मूर्ति स्थल है वो आपको अच्छे से याद रखना है। तो इसमें जो भारत के अधिकांश क्षेत्र में इनकी जो मूर्तियां बनाई जाती हैं, जो प्रमुख स्थल है वो आपको मणिपुर, असम, कच्छ, उत्तर भारत की पहाड़ियाँ, तमिलनाडु, गंगा का मैदान, मध्य भारत, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भूमिया कौन होते हैं बताइए। तो इसमें हम लिखेंगे कि फड़ चित्र परंपरा में देवी देवताओं के चित्रों के साथ उन वीर पुरुषों को भी चित्रित किया जाता है जिन्होंने डाकों से समुदाय के पक्षों की सुरक्षा करते हुए अपने जीवन का बलिदान कर दिया था, जैसे घोगा जी, तेजा जी, पाबू जी आदि। जो फड़ चित्रों में इनकी आकृतियों को भूमिया नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको ये अच्छे से याद रखना है। अगला हमारा आता है खंड सह, जिसमें निम्नलिखित दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आपको 150 शब्दों में लिखने हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा रहने वाला, ये क्वेश्चन आपको अथवा में रहेंगे, जिसमें जो आपके अंक रहेंगे 1 से 1/2 रहने वाले हैं, जिनमें कोई 2 में से एक क्वेश्चन करना है। जिसमें हम पहला क्वेश्चन देखेंगे कि नंदलाल बोस का आधुनिक भारतीय कला में योगदान समझाइए। और अथवा में है कि अब्दुल रहमान चुगताई की चित्रण शैली एवं चित्रों पर प्रकाश डालिए। तो हम यहाँ पर पहले नंदलाल बोस का आधुनिक भारतीय कला में योगदान देखेंगे। तो नंदलाल बोस ने अपने चित्रों में भारतीय कला के साथ साथ बौद्धिकता और कलात्मकता का भी समावेश हुआ है। तो नंदलाल बोस के जो चित्र कला में है वो आपकी बौद्धिकता और कलात्मकता का जो समावेश हुआ है वो आपको यहाँ पर याद रखना है। दूसरा है कि उन्होंने वुडकर की तकनीक से चित्र बनाए और पुस्तिकाएं बनाई। तो उन्होंने जो तकनीक कौन सी अपनाई, वो वुडकर अपनाई, वो आपको याद रखनी है। अगला पॉइंट है कि हरिपुरा पैनल के चित्रों में उन्होंने ग्रामीण लोगों की गतिविधियों को चित्रित किया। इन चित्रों को उन्होंने विविध रंगों से चित्रित किया और राष्ट्र निर्माण में जन सामान्य के योगदान को दिखाया। नंदलाल बोस चाहते थे कि कला सिर्फ उच्च वर्ग तक ही सीमित न रहे बल्कि सामान्य जनता तक पहुंचे। तो नंदलाल बोस का जो प्रमुख उद्देश्य था वो आपको यहाँ पर याद रखना कि उनका प्रमुख उद्देश्य था कि कला सिर्फ उच्च वर्ग तक ही सीमित न रहे बल्कि आम जन तक पहुंचे। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अगला पॉइंट है कि उन्होंने अजंता, बाघ आदि गुफाओं के भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां भी तैयार की है। इस प्रकार नंदलाल बोस की तो चित्रकला में योगदान था वो हमने देखा। और अगला आंसर है अथवा का, जिसमें अब्दुल रहमान चुगताई की चित्रण शैली है वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसमें आपके अब्दुल रहमान चुगताई ख्याति प्राप्त एक प्रतिभा संपन्न पुनर्जागरण काल के कलाकारों में से एक थे। एक विशिष्ट चित्रकार थे। उन्होंने भावनात्मक एवं सौंदर्य की दृष्टि से उनके चित्रों का विशेष महत्व है। पशु अंकन, मुद्राओं, प्राकृतिक पृष्ठभूमियों की चित्र शैलियों को देखते हुए कुछ विद्वान उनके चित्रण शैली को पर्शियन मुगल कहते हैं और कुछ विद्वान इनकी चित्र शैली को ईरानी मुगल चित्र शैली के नाम से संबोधित करते हैं। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है कि इनकी जो चित्र शैली है वो विद्वानों के अलग अलग मतों में कहा गया है। तो पहले में आपके पर्शियन मुगल शैली कहा गया, जबकि दूसरे में आपके विद्वान है जिसमें ईरानी मुगल चित्र शैली के नाम से संबोधित करते हैं। अगला है कि चुगताई ने हिंदू धार्मिक और पौराणिक आख्यानों के अनेक चित्र बनाए। उन्होंने राधिका चित्रवास और टेम्परा तकनीक का प्रयोग करते हुए कागज पर बनाया। चित्र में राधा को सहज रूप में सुंदर भाव भंगिमा युक्त चित्रित किया गया। यह चित्र पौराणिक कथाओं पर आधारित है। इसमें राधा के उदास भाव को उत्कृष्टता के साथ दर्शाया गया तथा हाथ पैरों की मुद्रा में लचीलापन है। और ये इसका जो यहाँ पर आंसर रहेगा अथवा का हमने देखा अब्दुल रहमान चुगताई की चित्रण शैली का। अगला 15वां क्वेश्चन है कि भारतीय कला में अमूर्त कला के विकास पर प्रकाश डालिए। और अथवा में कि मदर टेरेसा चित्र की किसकी कृति है, इस चित्र की विशेषताएं बताइए। तो पहले हम भारतीय कला में अमूर्तन कला का विकास देखेंगे, जिसमें पहला है कि एस रजा और अमूर्तन कला का चलन। तो मुंबई के द प्रोग्रेसिव ग्रुप, तो यहाँ पर याद रखना है मुंबई के जो द प्रोग्रेसिव ग्रुप के एक सदस्य हैं एस रजा, जो अमूर्तन कला की दिशा में अग्रसर हुए हैं। तो अमूर्तन कला की दिशा में जो अग्रसर कौन हुए वो आपके एस रजा, जो मुंबई के द प्रोग्रेसिव ग्रुप के सदस्य हैं, वो अमूर्तन कला की दिशा में अग्रसर हुए हैं। उसने अमूर्तन के साथ भारतीय विषयों को
लेकर आधुनिक कला को दर्शाया। उसके कुछ चित्र पुराने मंडल और कुछ यंत्र के डिजाइनों से प्रभावित हैं और भारतीय दर्शन की एकता के प्रतीक बिंदु का भी उपयोग किया है। इसे उनके महाचित्र में देखा जा सकता है। अगला पॉइंट है इसमें अन्य समकालीन कलाकार हैं एमूर्तन का प्रयोग। एस रजा के बाद आपके आते हैं गायतोंडे, और गायतोंडे ने भी एमूर्तन का अनुसरण किया, जबकि के हैबर, तैयब मेहता और कृष्ण खन्ना आदि समकालीन कलाकार एमूर्तन और आकृति मूलक कला के मध्य जूझते रहे। पिल्लू पोचक खानवाला जैसे मूर्तिकार तथा कृष्ण रेड्डी जैसे प्रिंट मेकर ने भी एमूर्तन को अपनाया था। और तीसरा आता है कि 1960 से 1970 का दशक और एमूर्तन। तो 1960 के दशक में दिल्ली में बीरेन डी और जी.आर. संतोष तथा दक्षिण भारत में के.सी.एस. पणिकर ने अपने चित्रों में एमूर्तन को अपनाया। एक अद्वितीय भारतीय एमूर्तन शैली का विकास किया। इसे नवतांत्रिक कला कहा गया क्योंकि इसमें योग व ध्यान यंत्रों की तरह ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग हुआ है। इसमें जो आपके तीसरा पॉइंट है जिसमें एमूर्तन कला जो 1960 से 70 के दशक में थी, जिसमें के.सी.एस. पणिकर ने अपने चित्रों में एमूर्तन को अपनाया था। और इसके अलावा थे आपके बीरेन डी और जी.आर. संतोष, और इन्होंने जो चित्र शैली एमूर्तन को अपनाते हुए इसे नवतांत्रिक कहा गया क्योंकि इसमें योग व ध्यान तंत्रों की तरह ज्यामितीय आकृतियों का प्रयोग किया गया था। अगला इसमें अथवा का आंसर कि मदर टेरेसा चित्र की विशेषताएं। तो मदर टेरेसा की चित्र की विशेषताएं कुछ इस प्रकार रहने वाली, जिसमें कि मदर टेरेसा चित्र M.F. हुसैन की कृति है। और इस चित्र की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है, जिसमें पहली विशेषता है कि M.F. हुसैन का मदर टेरेसा एक संत जैसी छवि का चित्र है और जो 1980 के दशक का है। और दूसरी है कि इस चित्र के मुखहीन माँ की छवि उनके अनेक बार दिखाई देती है। प्रत्येक बार वे अपने हाथों में एक बच्चे को पकड़े हुए, यहाँ हाथों के चित्रण पर अधिक ध्यान दिया गया है। चित्र के बीच की आकृति बैठी हुई माँ की और उसके गोद में एक युवक क्षैतिज रूप में लेटा हुआ है। ये यूरोपीय कला का चित्रकार की जानकारी को दर्शाता है और इसके साथ ही सपाट आकृति दृश्य का प्रयोग आधुनिकता को दर्शाता है। और तीसरा है कि इस चित्र में आकृतियां कागज के एक कोलाज के जुड़े टुकड़ों जैसी दिखाई देती हैं। इसके तीसरे दृश्य में एक महिला आकृति घुटने टेके हुए बैठी दिखाई देती है, जो ये संकेत देती है कि ये ये भारत में असहायों को की सेवा, सुरसुरियों तथा उपचार के बारे में एक कहानी है। कलाकार ने संकेतों के माध्यम से कहानी का सार समझने का प्रयास है। अगला हमारा आता है खंड 10, जिसमें आपके निम्नलिखित निबंधात्मक प्रश्नों के उत्तर है वो आपको 250 शब्दों में लिखने हैं। तो इसमें आपके पहला है कि अकबरकालीन मुगल कला की जानकारी देते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए। तो अकबरकालीन आपके जो चित्रकला है उसकी जानकारी आपको देते हुए उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो इसमें मुगल काल कला का भारतीय कला में महत्वपूर्ण योगदान था, स्पष्ट कीजिए, ये भी आपको लिखना है। तो यहाँ पर पहली अकबरकालीन मुगल कला में हम देखेंगे कि अकबर एक कला प्रेमी सम्राट था। उसने अपने कला प्रेम के बल पर भारतीय चित्रकला शैली को एक नवीन रूप प्रदान किया। अकबर के समय मुगल चित्रकला में राजस्थानी तथा ईरानी शैली की अनेक विशेषताएं प्रभाव डालती हुई प्रतीत होती हैं। उदाहरण के लिए हजनामा के चित्र कैमर शहर पर जासूसों का हमला, जहाँ मानव आकृतियों, वेशभूषा, फर्श, कॉलम एवं मंडप पैटर्न फारसी चित्रकला शैली में है और रंग संयोजन, वृक्ष और लताएं भारतीय चित्रकला शैली के है। और इसकी विशेषताएं हैं वो आपके अकबरकालीन मुगल कला की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। जिसमें है कि रंग, रेखाएं, चेहरे। तो रंग में इस कला के चित्रों में रंग चमकदार और चित्रों में सिंदूरी, पीला, नीला, लाल, गुलाबी, हरे रंग का अधिक प्रयोग हुआ है। रेखाएं, इसमें अकबरकालीन चित्रों की रेखाएं गोला युक्त है तथा रेखांकित गतिशील है। और चेहरे, इस काल के चित्रों में फारसी शैली में डेढ़ चश्म चेहरों के साथ चश्म चेहरे भी बनाए गए हैं। और चौथा है कि वस्त्राभूषण, तो आकृतियों को मुगलियों वस्त्रों व आभूषणों से युक्त बनाया गया। वस्त्रों की शिकन तथा फहरन को स्वाभाविक रूप से चित्रित किया गया। और पांचवा है पशु पक्षी आकृति प्रकृति, तो इसमें चित्र में पशु पक्षियों को आपके वृक्षों, पेड़ पौधों, फूल पत्तियों आदि को भी चित्रित किया गया। और छठवा है कि सभी या छवि चित्र, तो अकबरकालीन चित्रकार सभी चित्र बनाने में निपुण थे। बादशाहों, प्रतिष्ठित दरबारियों आदि के सुंदर सभी चित्र बनाए गए। सातवां है विषय वस्तु, तो अकबर के संरक्षण में
मुगल चित्रकला में विभिन्न विषय वस्तु का चित्रण हुआ, जिसमें राजनीतिक विजय, दरबार के मौलिक दृश्य, धर्मनिरपेक्ष ग्रंथों के साथ साथ हिंदू, पौराणिक, फारसी व इस्लामिक विषय शामिल थे। और आठवां है संयोजन। तो संयोजन की दृष्टि से चित्रों में भीड़ भाड़ दिखाई गई है तथा प्रधान विषय को बड़ी शान शौकत से दिखाया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं अथवा का आंसर, जिसमें भारत में मुगलों का प्रवेश 1526 में होता है, जब बाबर पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली का शासक बनता है। लेकिन 1530 में उसकी मृत्यु हो गई। बाबर के मरने के बाद उसका जो ज्येष्ठ पुत्र होता है हुमायूं, जो राज्यभार संभालता है, वहीं चित्रकला का विकास प्रारंभ होता है। तो भारतीय कला में मुगल चित्रकला का योगदान देखते हैं। तो इसमें हुमायूं भारत में चित्र कार्यशाला की स्थापना की करता है, जहां मुगल चित्र से कला की शैली के प्रारंभिक चित्र हजमनामा का चित्रण कार्य प्रारंभ हुआ। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना कि हजमनामा का जो चित्रण कार्य प्रारंभ हुआ था वो मुगल काल के जो सम्राट थे हुमायूं, उसके काल में शुरू हुआ था। तो अगला आता है कि हुमायूंकालीन मुगल चित्रकला के चित्रों का प्रारूप, विषय वस्तु, आकृतियों और रंग संयोजन पूर्णतः फारसी शैली में होते हैं थे। जो मुगल सम्राटों ने फारसी चित्रकारों को यहाँ लाकर लघु चित्रकला शैली को प्रारंभ किया। इस प्रकार मुगल काल में भारत में लघु चित्रकला शैली का विकास हुआ। अगला है अकबर के शासक में प्रारंभ में मुगल चित्रकला शैली को पूर्णतः फारसी शैली थी, लेकिन उसे भारतीय संदर्भ में प्रस्तुत किया जा रहा है। बाद में अकबर के समय में ही ये शैली राजस्थानी, अपभ्रंश व दक्षिणी शैलियों के समन्वय से नवीनता प्राप्त कर मौलिक स्वरूप धारण करने लग गई। अतः ये कहा जा सकता है कि फारसी व स्वदेशी चित्रकला अर्थात राजस्थानी चित्रकला जो शैलियों के समन्वय के मुगल चित्रकला शैली का जन्म हुआ। जो मुगल चित्रकला शैली एक नवीन रूप में धर्मनिरपेक्ष शैली के रूप में विकसित हुई। अगला है कि जहांगीर के काल में देसी, भारतीय, फारसी और यूरोपीय तीनों शैलियों का सम्मिश्रण हुआ, जिसमें इस मिश्रित शैली भारतीय चित्रकला को जीवंत बनाया। और अंतिम पॉइंट है इसमें कि शाहजहां के काल में इस शैली ने में यथार्थवाद अर्थात वास्तविकता के स्थान पर आदर्शीकरण और शैलीकरण पर बल दिया तथा इस काल के चित्रों में सौंदर्यीकरण, सुषमता, रहस्यवादिता और सम्मोहक रंगों और जटिल संयोजन पर बल दिया गया। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि मुगल सम्राटों ने लघु चित्रकला शैली को भारत में जन्म दिया तथा उसे भारतीय, फारसी और यूरोपियन शैलियों के सम्मिश्रण मिश्रण से धर्मनिरपेक्ष रूप में उत्कृष्ट सजीवता व सौंदर्य के साथ विकसित किया। उन्होंने चित्रकारों को संरक्षण दिया तथा चित्रशालाएं स्थापित की तथा चित्रों के विषयों को निर्देशित किया। अगला 17वां क्वेश्चन है कि जयपुर चित्र शैली के उद्भव, विकास व इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और अथवा में बीकानेर शैली के उद्भव, विकास और उसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहले हम जयपुर चित्र शैली का जो विकास और उसकी विशेषताओं को देखते हैं, जिसमें जयपुर चित्रकला शैली का उद्भव आपके उसकी तत्कालीन राजधानी आमेर से हुआ। सन 1540 का सचित्र आपके आदि पुराण तथा रजबनामा और यशोधरा चरित्र जयपुर चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्र है। तो हम पहले देखते हैं शासक सवाई जय सिंह और जयपुर शैली का विकास। तो जयपुर के राजा सवाई जय सिंह प्रथम, इसका कार्यकाल 1699 से 1743 ईस्वी के समय जयपुर चित्रकला शैली का महत्वपूर्ण विकास हुआ तथा ये एक नामांकित स्वतंत्र शैली के रूप में सामने आई। इस समय रसिक प्रिया, गीत गोविंद, कवि प्रिया, बारह मासा, नवरस, रागमाला आदि पर आधारित चित्रों का निर्माण हुआ। इन चित्रों में आश्चर्यजनक ढंग से नायक की आकृति शासक से मिलती जुलती है। छवि चित्रण भी उसके समय में बेहद लोकप्रिय था। और दूसरा है कि सवाई ईश्वरी सिंह और जयपुर शैली का विकास। तो सवाई ईश्वर सिंह के समय भी आपके धार्मिक व साहित्यिक ग्रंथों के अतिरिक्त उन्होंने अवकाश के क्षणों में को भी चित्रित किया, जैसे हाथी की सवारी, सुअर पर बाघ का शिकार, हाथी के झगड़े आदि। सवाई माधो सिंह भी अपने दरबार जीवन की घटनाओं को अंकित कराने की ओर आकर्षित हुए। और अगला है कि सवाई प्रताप सिंह और जयपुर की शैली का विकास। तो सवाई प्रताप सिंह की इच्छा अनुसार मुगल प्रभाव कम हुआ और नवीन स्वरूप के साथ जयपुर शैली सौंदर्य शास्त्र के साथ साथ स्वदेशी और मुगल विशेषताओं से युक्त थी। उसके समय में शाही चित्रों, दरबारी शान, शौकत, वैभव एवं प्रदर्शन से अलग साहित्यिक एवं धार्मिक विषयों जैसे गीत गोविंद, रागमाला, भागवत पुराण इत्यादि से चित्रों को नए सिरे पर प्रोत्साहन मिला। अब देखते हैं जयपुर चित्र शैली की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार है, जिसमें पहली विशेषता है कि पुरुष व स्त्री आकृतियां। तो जयपुर चित्र शैली में बड़े आकार की आकृतियों का प्राथमिकता दी गई।
जीवंत आकार में छवि चित्रों को बनाया गया। दूसरा है आकृति रचना। तो आकृति रचना में प्रत्यंगों के उभार के लिए पर्दाज का काम जयपुर शैली की निजी विशेषता रही। तीसरा है हाशिए। तो हाशिए में ईरानी प्रभाव लिए बेल टूटे फूल पत्तियां और विभिन्न पशु पक्षियों की आकृतियां सुसज्जित है। चौथा है रंग। तो चित्रों में हल्की रंग योजना के साथ स्वर्ण रंगों की बहुलता व मानक पन्ना व मोती आदि रत्नों की जड़ाई के साथ जयपुर शैली को निजवत प्रदान करती हैं। पांचवा है पृष्ठभूमि। तो पृष्ठभूमि में उद्यानों का अंकन भी इस शैली की एक उल्लेखनीय विशेषता रही है। और इसकी जो प्रकृति चित्रण है, जिसमें चित्रों में उद्यमों, पेड़ पौधों, लता पुष्प, वनस्पतियों, वृक्षों, बादलों आदि का चित्रण किया गया है। अगला है पशु पक्षी। तो शेर, चीता, हाथी, घोड़ा, सुअर, ऊंट, बंदर, रीछ, तोता, मोर, सारस, बतख आदि पशु पक्षियों का स्वाभाविक व सरल ढंग से चित्रण किया गया है। और इसकी जो विषय वस्तु है, तो इस चित्र शैली के चित्रों में राधा कृष्ण के चित्र, रसिक प्रिया, गीत गोविंद, बारह मासा और रागमाला पर आधारित चित्र, हाथी की सवारी, पशुओं की लड़ाई, शिकार के दृश्य, छवि चित्र तथा दरबारी शान शौकत व वैभव प्रदर्शन के चित्र बने हैं। अब यहाँ पर अथवा में देखते हैं बीकानेर शैली का उद्भव और विकास और उसकी प्रमुख विशेषताएं। तो इस शैली में के उद्भव का श्रेय बीकानेर के राजा राय सिंह के दरबार के दो जो प्रमुख कलाकार थे, उस्ताद अली और रज्जा और उस्ताद हामिद रकमुद्दीन को दिया जाता। तो इनके शैली का जो प्रमुख श्रेय है वो आपको उस्ताद अली रजा और उस्ताद हामिद रुकमुद्दीन को दिया जाता, जो बीकानेर नरेश आपके राय सिंह के जो प्रमुख दरबारी थे। तो ये आपको यहाँ पर अच्छे से याद रखना है। इन्हीं की कला परंपरा ने बीकानेर चित्र शैली को जन्म दिया। इसके विकास क्रम को निम्न प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, जिसमें पहला बीकानेर चित्रकला शैली के प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह के समय चित्रित भागवत पुराण के माने जाते हैं। और दूसरा पॉइंट है कि 17वीं शताब्दी के में करण सिंह ने दिल्ली के प्रमुख चित्रकार उस्ताद अली रजा को चित्र बनाने के लिए काम पर रखा। 1650 काल में अली रजा के चित्र बीकानेर चित्र शैली का प्रतिनिधित्व करते हैं। और बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह ने बीकानेर चित्र शैली का प्रवर्तक माना जाता है। तो अनूप सिंह को आपको बीकानेर चित्र शैली का प्रवर्तक माना जाता है, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। उसके काल में चित्रकार रुकमुद्दीन ने रामायण, रसिक प्रिया, दुर्गा सप्तशती जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों पर चित्र बनाए। रुकमुद्दीन के पुत्र साहिबुद्दीन ने भगवत पुराण से संबंधित चित्र बनाए। इब्राहिम ने बारह मासा, रसिक प्रिया तथा रागमाला के विषयों पर भी चित्र बनाए। तो अब देखते हैं बीकानेर चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं। तो बीकानेर चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित है, जिसमें पहली विशेषता है स्त्री आकृतियां। तो बीकानेर चित्र शैली में नारी आकृतियों को इकहरी, तंतु नगी, खंजन पक्षी से तीखे नेत्र, पतली कलाइयां, लंबी नाक, गोल ललाट युक्त बनाया गया है। और पुरुष आकृतियां में पुरुष आकृति को चौड़ा माथा, लंबी जुल्फे, दाढ़ी मूंछों से युक्त वीर भाव युक्त बनाया गया है। और वेशभूषा स्त्रियों का लहंगा तथा पारदर्शी ओढ़ने पहनने चित्रित किया गया है। पुरुष ऊंची शिखराकार पगड़ियां बांधे हुए वे जामा पटका आदि पहने चित्रित है। स्त्री पुरुष पहनावे में मुगल एवं राजपूती मिश्रण किया गया है। चौथा है रंग। तो रंग में आपके चित्रों में लाल, नीले, हरे रंग की रंगतों का प्रयोग किया गया है। साथ ही पृष्ठभूमि या आधार रंग के रूप में भूरे, गेरुई, फिरोजी या पीले रंग, हरे रंग का भी उपयोग किया गया है। पांचवा है प्रकृति चित्रण। तो मेघ मंडल, पहाड़ों और फूल पत्तियों का आलेखन इस शैली में उत्कृष्ट ढंग से किया गया है। छठवा है पशु पक्षी। तो चित्रों में शेर, हाथी, ऊंट, घोड़े, हिरण, गाय, बछड़े, भेड़, बकरी, तोता, मोर, कुर्ज आदि का चित्रण किया गया है। ऊंट व घोड़ों को प्रमुखता से दर्शाया गया है। तो जब भी आप बीकानेर में घूमने के किले में जाते हो, वहां पर आप देख सकते हैं ऊंट और घोड़े को प्रमुखता दी गई, और वहां पर ऊंट का और घोड़े का मेला भी आयोजित किया जाता है, जिसमें वहां पर कला प्रदर्शित की जाती है। सातवां है अन्य विशेषता। तो बीकानेर चित्र शैली अपनी उदात्त कल्पना, लयबद्ध, सूक्ष्म रेखांकन, मंद व सुकुमार योजना की विशेषता के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर के 1690 के शाहदीन के चित्र कृष्ण गोवर्धन पर्वत उठाते हुए बीकानेर में चित्र शैली की लगभग सभी युक्त विशेषताएं देखी जा सकती हैं। तो बीकानेर जो चित्र शैली है वो बहुत ही फेमस चित्र शैली है, तो इसलिए वह आप आसानी से घूमने के लिए जाओ तो देख सकते हैं। चित्र शैली का आपको बहुत ही मनोरम चित्रण दिखेगा। तो साथियों, ये था हमारा पहला मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, और अगले मॉडल पेपर में हमें इससे भी बहुत ही अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आपके साथ कंप्यूटर टाइप्ड पीडीएफ के साथ इसका सॉल्यूशन करेंगे। तो
आप हमारे साथ अंतिम मॉडल पेपर तक जुड़े रहेगा तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चनों में से आपके हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और आप अपनी तैयारी पर एक तेज धार दे सकते हैं। तो साथियों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।